हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कल्पना डोगरा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैं आज आप सबके सामने 16 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स लेके हाजिर हूँ। आई होप आप सब लोगों ने 15 जुलाई, 14 जुलाई, 13 जुलाई के करंट अफेयर्स को पढ़ लिया होगा और आपने रिपीट पर उन वीडियोस को देखा होगा ताकि आप रिवाइज भी कर पाएँ। ठीक है, एक साथ मत देखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलिए ताकि बर्डन क्रिएट ना हो। ठीक है, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है मेरा आपसे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रिलीज द प्रज्ञाता गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हु हैंडल दिस मिनिस्ट्री? बस पहली न्यूज़ मैंने आपको बता दी है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उन्होंने प्रज्ञाता गाइडलाइंस जारी की हैं डिजिटल एजुकेशन के लिए। किस लिए? ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को जो है वो इम्प्रूव किया जा सके। तो ये गाइडलाइंस जारी की हैं ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ने। आपको सिर्फ इतना बताना है कि इस मिनिस्ट्री को हैंडल कौन करता है। तो आपके ऑप्शंस हैं अमित शाह, रमेश पोखरियाल, निर्मला सीतारमण, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इसका सही जवाब है रमेश पोखरियाल जी। कल भी मैंने आपको बताया था कि एचआरडी मिनिस्टर जो हैं हमारे वो रमेश पोखरियाल जी हैं। आइए मैं आपको इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने प्रज्ञाता गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। ये गाइडलाइंस जो हैं वो वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है वो जारी की गई थी। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिल्ली से ऑर्गेनाइज जो है वो की गई थी। ठीक है, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को ऑर्गेनाइज करने का सिर्फ एक ही मोटिव था ताकि कुछ ऐसी गाइडलाइंस जो है बनाई जाए जिससे कि जो भी डिजिटल लॉकडाउन के कारण सब चीज़ें जो हैं स्कूल्स की ऑनलाइन जो है क्लासेस ले रहे हैं ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को जो है वो इम्प्रूव किया जा सके। तो मैं आपको बता दूं जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं वो है रमेश पोखरियाल निशंक जी और इस एचआरडी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं संजय धोत्रे जी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे है, इंडियन रेलवे फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज टू कनेक्ट कटरा एंड रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जैसे कि आपको पिक में दिख भी रहा होगा कि ये फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज है हमारे इंडिया का, इंडियन रेलवे के द्वारा जो ये बनाया गया है। ये इंडियन फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज जो है वो कटरा और रईसी को आपस में कनेक्ट करता है और ये रेल ब्रिज जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। आपको सिर्फ इतना सा बताना है कि इस ब्रिज का नाम क्या है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, चेनाब ब्रिज, पंबन ब्रिज, वेमानंद ब्रिज, अंजी खट ब्रिज। एक बात मैं आप सबको बता दूं, अगर मैंने आपको कल भी कहा था कि मैं अब आंसर्स को हाईलाइट नहीं करूंगी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट्स में जाइए, अपना आंसर लिखिए और फिर वापस आकर वीडियो को शुरू कीजिए और देखिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, अगर सही नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपको आंसर पता चल ही जाएगा, आगे से आप फिर सही आंसर बताएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि उस ब्रिज का नाम, जो पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है, उसका नाम है अंजी खट ब्रिज। ठीक है, अब मैं आपको इस ब्रिज के बारे में कुछ बता दूं। जैसा कि न्यूज़ में आपको दिख ही रहा है कि ये अंजी खट ब्रिज जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में है, कटरा और एंड रईसी को ये आपस में कनेक्ट करेगा। ठीक है, ये ब्रिज जो है वो पार्ट है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का। ठीक है, अब आपको मैं सिर्फ एक बात बता दूं, ये ब्रिज बनाया किसके द्वारा गया है? तो ये कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। अब अगर ये ब्रिज को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बनाया है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में भी आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके चेयरमैन कौन है। तो मैं आपको बता दूं इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजय गुप्ता जी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगली न्यूज़ है मेरी आपके लिए, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट टू बी अपग्रेडेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस रिजर्व फॉरेस्ट इज इन विच स्टेट? तो ये जो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है इसको अपग्रेड कर दिया गया, मतलब पहले ये सिर्फ फॉरेस्ट था, अब इसको अपग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बना दिया गया है। अब आपको बताना है कि आपका ये पोवा रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये कौन से स्टेट में है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु या फिर असम। तो ये मैं आपको बता दूं, ये आपका पोवा रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो असम में है। आपका सवाल यही बनेगा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि किसको जो है अपग्रेड किया गया। स्टैटिक जीके का सवाल बनेगा इससे। स्टैटिक जीके का सवाल ये बनेगा कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है कौन से स्टेट में। ठीक है, तो ये असम में है। मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देती हूँ
कि जो असम के सीएम हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि पोवा जो हमारा फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है, उसको अपग्रेड करके अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बना दिया जाएगा। ये जो अनाउंसमेंट की गई है ये एक मीटिंग के दौरान की गई है जो लक्ष्मीपुर में जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है, ये जो हमारा पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है इसके बारे में आपको कुछ बता दूं, ये 1924 में इसको जो है 1924 में इसको रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया था। इसका जो एरिया है वो 10,522 हेक्टेयर्स है। ठीक है, और इसके बारे में बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि पहली बात बस ये पता होनी चाहिए कि पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बदला गया। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि ये पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है कहाँ पर, तो ये असम में है। तीसरी बात आपको कुछ असम के बारे में पता होना चाहिए। इसमें सिर्फ 2 ही सवाल बनेंगे, स्टैटिक जीके से आपका सवाल असम के बारे में बन सकता है। तो असम की कैपिटल कहाँ है? असम की कैपिटल है दिसपुर में और इसके गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी जी। अगला सवाल है मेरा आप सबसे, Which country joins Chile and FAO co-hosted the 2020 highest political forum side event official launch of 2021 International Year of Fruits and Vegetables? तो कौन सी कंट्री ने चिले और FAO को जो है वो ज्वाइन किया है को होस्ट करने में हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम साइड इवेंट को, यानी कि एक इवेंट है जिसको होस्ट करने के लिए चिले और FAO को जो है वो ज्वाइन किया है किसी कंट्री ने। ठीक है, क्या इवेंट था जिसका ऑफिशियल जो मैं आपको बता दूं टाइटल ये रहेगा कि वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इस चीज़ को प्रमोशन के लिए जो है किसी कंट्री ने चिले और FAO का जो है वो ज्वाइन किया है। तो आपको बताना है कि वो कंट्री कौन सी है, तो वो कंट्री है हमारी इंडिया। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बता दूं कि ये जो पहले तो मैं आपको चलिए पहले इस न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं कि इंडिया एंड चिले जॉइन द फूड्स एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड को होस्टेड द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ साइड इवेंट ऑफ 2020 हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन द रोड ऑफ द इंटरनेशनल ईयर्स of fruit and vegetable 2021, highlighting health and nutritional benefit through sustainable production and consumption of fruits and vegetables। अब मैं आपको शॉर्ट करके बता देती हूँ कि इस इवेंट का मतलब क्या था। इस इवेंट का मतलब सिर्फ इतना था कि इस ईयर को जो है इन्होंने हाईलाइट किया है इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और इस इवेंट में बताया गया कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कैसे इनसे हमें जो है न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, तो अब मैं आपको इंडिया और चिले के बारे में तो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये जो FAO है इसके बारे में पता होना चाहिए। 2 बातें पता होनी चाहिए कि FAO और चिले को ज्वाइन किसने किया, तो इंडिया ने, और FAO के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली बात है FAO की फुल फॉर्म क्या है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और FAO के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं क्यू डोंग्यू और इसके हेडक्वार्टर हैं रोम इटली में। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, नाबार्ड डिसवर्स्ड ग्रांट असिस्टेंस टू SHGs and rupees 221.89 crore to support 298 watershed project in कर्नाटका। तो नाबार्ड ने जो है कितने पैसे जो है ग्रांट किए हैं फॉर SHG। अब ये SHG क्या है, वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट डाउन कीजिए इसकी फुल फॉर्म ये क्या है, और उसके बाद आके वीडियो को दोबारा से देखना शुरू कीजिए। ठीक है, एंड 221 करोड़ रुपीज इन्होंने दिए हैं 2098 वाटरशेड प्रोजेक्ट के लिए। कहाँ पर, कर्नाटका में। SHG की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या हैं, ऐसे ग्रुप्स जो खुद, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है लेकिन मैं टेलर हूँ, तो मैं खुद कपड़े सिलकर जो खुद के लिए कमा रही हूँ या फिर खुद का काम करके जो भी मैं अर्न कर रही हूँ उसको मैं बोलूँगी सेल्फ हेल्प ग्रुप। जैसे कि अगर मैं फार्मिंग कर रही हूँ, मैं अपने वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को बेचकर कुछ अर्न कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह होगा। ठीक है, तो नाबार्ड ने इसके लिए कुछ पैसे जो हैं वो दिए हैं, ग्रांट किए हैं। तो आपको मुझे बताना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए नाबार्ड ने कितने पैसे जो हैं
हैं वो ग्रांट किए हैं। 2.51 करोड़, 2.41 करोड़, 2.21 करोड़, 2.71 करोड़। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी आंसर दिख रहा है, 2.51 करोड़ जो है वो नाबार्ड ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए जो है वो ग्रांट किए हैं। मैं आपको बता दूं, पहले तो आपको कल भी मैंने बताया है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब इन्होंने पैसे क्यों ग्रांट किए हैं? पैसे इन्होंने ग्रांट किए हैं फॉर द प्रमोशन, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है वो प्रमोट किया जा सके, उनकी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप किया जा सके, डिजिटाइजेशन जो है वो की जा सके। आपको इसमें एक और इम्पॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि नाबार्ड ने पैसे तो ग्रांट किए, कितने पैसे ग्रांट किए ये तो पता होना ही चाहिए, लेकिन कहाँ ग्रांट किए हैं, कौन से सेल्फ हेल्प ग्रुप को? हर स्टेट में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, तो कौन से स्टेट के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को नाबार्ड ने पैसे ग्रांट किए हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो कर्नाटक के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है पैसे ग्रांट किए गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बता दूं। अब आपको इतना तो पता चल ही गया है कि नाबार्ड ने कितने 2.51 करोड़ जो हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए दिए हैं, और 221.89 करोड़ जो हैं वो 298 वाटरशेड प्रोजेक्ट्स के लिए दिए हैं। और ये अगर जो वाटरशेड प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे दिए हैं, इससे 66,500 फैमिलीज को जो है वो बेनिफिट होगा। अब ये सब तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, अमाउंट्स आपको याद रखनी है। आपको ये याद रखना है कि कौन से स्टेट में इसको इन्वेस्टमेंट ये की गई है। थर्ड चीज़ आपको याद रखनी है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चौथी चीज आपको ये याद रखनी है, नाबार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके चेयरमैन कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसके चेयरमैन है GR चिंटाला एंड इसके हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं, मेरा आपसे अगला सवाल है, AAI साइंस MOU विद कोऑर्पोरेशन इन सिविल एविएशन इंडस्ट्रीज। ठीक है, AAI ने एक MOU साइन किया है, किसके साथ? फॉर सिविल एविएशन इंडस्ट्रीज। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सिविल एविएशन इंडस्ट्रीज हैं इसका मतलब क्या है। सिविल एविएशन इंडस्ट्रीज जो है वो एयरलाइन से डील करती हैं। ठीक है, एयरलाइंस पे कैसा उनको रूल्स रेगुलेशन मेंटेन्स करने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देखा जाता है। अब आपको मुझे बताना है कि ये AAI ने यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसके साथ सिविल एविएशन यानी कि एयरलाइंस को प्रमोट करने के लिए MOU साइन किया है। एयर इंडिया के साथ, स्पाइस जेट के साथ, विस्टारा के साथ, या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ MOU साइन किया है फॉर द प्रमोशन और फॉर द ग्रोथ ऑफ सिविल एविएशन इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देती हूँ, इसमें आपको ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि मेमोरेंडम ऑफ MOU की फुल फॉर्म क्या है। पहले तो कमेंट में ये बताइए। मैं आपको बता दूं, MOU की फुल फॉर्म मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। MOU की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ MOU साइन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। ठीक है, इसमें इसको साइन करने का जो इनका मोटिव था वो ये था ताकि जो एयरपोर्ट बिजनेस है उसको बढ़ाया जा सके, उस पर कोलैबोरेशन किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, उसको जो है वो ग्रो किया जाए। ठीक है, अब आपको इसके बारे में मैं आपको बता दूं, MOU के बारे में पता होना चाहिए कि किस किस के बीच में MOU हुआ है, किस सेक्टर को लेके हुआ है। सिविल एविएशन इंडस्ट्री, सिविल एविएशन इंडस्ट्री मैंने आपको बता दिया एयरलाइन से जुड़ी हुई है। ठीक है, दूसरी बात, आपको ये जो दो कंपनीज हैं AAI और BEL यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये जो AAI है इसके हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली इंडिया में है और इसके चेयरमैन जो हैं वो अरविंद सिंह। मेरी जो दूसरी कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, मैं आपको बता दूं इसका जो हेड ऑफिस है वो है बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसके जो MD हैं यानी कि इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं MB गोमटावा। ठीक है, अगला सवाल है मेरा आपसे, हु रिसीव द US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020। तो किसे US इंडिया बिजनेस काउंसिल से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो है वो मिला है। तो ये 2 पर्सन को मिला है। आपके स्क्रीन पर आपको इनकी पिक भी दिख रही है। ठीक है, और ऑप्शंस में देखिए जाके, नटराजन चंद्रशेखर, जिम टेस्लेट,
मुकेश अंबानी या फिर बोथ ए एंड बी, नटराजन और जिम? तो मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब है बोथ ए एंड बी। नटराजन चंद्रशेखरन और जिम टेक्लिक जी को जो है वो ये अवार्ड मिला है। अब मैं आपको बता दूं ये नटराजन चंद्रशेखरन जी जो हैं वो टाटा ग्रुप के जो हैं, जो आप टाटा कंपनी का नाम सुनते हैं, उसके ये चेयरमैन हैं, ठीक है। और ये जो आपके जिम टेक्लिट हैं ये लॉकहीड मार्टिन कंपनी है, ये उसके सीईओ हैं, ठीक है। इन दोनों को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 जो है वो मिला है। मैं आपको बता दूं कि ये जो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल है इसको हेड जो करते हैं, यानी कि इसको को चेयर जो करते हैं वो यूएस इंडिया सीईओ फोरम करती है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अवार्ड कब से मिलना शुरू हुआ। तो ये अवार्ड 2007 से मिलना शुरू हुआ है। ये जो USIBC है हमारी, इसके बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन DC में है, यूएस में। इसके प्रेसिडेंट निशा बिस्वाल हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये यूएस में है। इंडिया में जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो एक डिफरेंट पर्सन है। तो इंडिया में इसकी MD की अगर बात करें तो वो है अंबिका शर्मा जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मुकेश अंबानी के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो रिचेस्ट मैन की, वर्ल्ड रिचेस्ट मैन की जो लिस्ट है उसमें ये 6th पोजीशन पर हैं। उस लिस्ट को फिर से रिन्यू किया गया है और इनकी जो अपना रैंक था वो इनका बढ़ गया है। अब ये 5th पोजीशन पर जो है वो आ गए हैं। तो मैंने आपको अपनी बातों में ही इसका आंसर बता दिया है। मुकेश अंबानी नाउ इज द 5th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये 5th रिचेस्ट मैन बन गए हैं वर्ल्ड में। 1st, 2nd, 3rd की रैंकिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है। वो जो कल की जिनको ये रैंकिंग देखनी है वो प्लीज़ कल की वीडियो जाके देखिए, मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी अगर मैं आपको बता दूं कि मुकेश अंबानी जी 78 बिलियन के साथ 5th पोजीशन पर बने हुए हैं। इन्होंने, मैं आपको बता दूं, ये पूरे जो हमारे टॉप 10 जो थे इस लिस्ट में, इसमें ये सिर्फ अकेले एक ऐसे इंसान हैं जो एशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो एशिया के सबसे रिचेस्ट मैन हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि पहले इनके जो रैंक था वो बहुत नीचे था, लेकिन उन्होंने अपने जियो के शेयर्स को जो है वो बहुत लास्ट कुछ टाइम में अगर आप देखें तो इनके जियो के शेयर उन्होंने बहुत सारे जो हैं, बहुत सारी कंपनीज ने बाई किए हैं, तो जिसकी वजह से इनका जो कैपिटल है वो बढ़ा है। इनका कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो बढ़ा है, जिससे कि इनकी वर्ल्ड रिचेस्ट मैन की जो रैंक थी उसमें भी जो है चेंजेस हुए हैं और ये बहुत ही अच्छे रैंक पर अब आ गए हैं। तो ये एक अकेले, आपको एक और बात याद रखनी है कि एक अकेले पर्सन ऐसे हैं जो टॉप 10 की लिस्ट में हैं, एशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एशिया से भी बड़ी बात है कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंडिया से ही एक और इंसान जो है वो टॉप 100 की लिस्ट में है, वो है हमारे वैक्सीन किंग साइरस पूनावाला जी, ठीक है। ये हमारे 57th पोजीशन पर जो है वो है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, मुकेश अंबानी जी 78 बिलियन के साथ 5th पोजीशन पर हैं और पहले 5th पोजीशन पर वॉरेन बफेट थे 76 बिलियन के साथ, ठीक है। लेकिन अब उनकी जगह जो है वो मुकेश अंबानी जी ने 78 बिलियन के साथ ले ली है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ADB, उसने किसे अपना न्यू वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट किया है। तो आपको अगर ये पिक्चर आप देख रहे हैं तो आपको कुछ तो फेमिलियर होंगे इससे। आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, प्लीज बताइए इसका सही जवाब क्या है। वीडियो को पॉज कीजिए, एज यूजुअल कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब है अशोक लवासा जी। एक और बात आपको बता दूं, अशोक लवासा जी इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, ठीक है। और अब ADB ने इन्हें अपना वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आपको एक और बात बता दूं, ये जो दिवाकर गुप्ता जी हैं ये इनकी जगह लेंगे और ये जो मस्टासुगु अस्कावा हैं ये जो है ADB बैंक के ही प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। जो भी इसमें स्क्रीन में स्लाइड में लिखा हुआ है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब आपको अगर कुछ और जानना है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है दिवाकर गुप्ता जी का स्थान लेंगे। मैंने आपको बता दिया दिवाकर गुप्ता जी का जो टर्म है वो 31 अगस्त को ख़त्म होगा और हमारे 1 सितंबर से हमारे अशोक लवासा जी एशियन डेवलपमेंट बैंक के एज अ वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन करेंगे,
ठीक है, मैं आपको बता दूं एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए कि कौन बन रहा है, किसकी जगह ले रहे हैं। ये दो बातें तो मैंने आपको बता दी, अशोक लवासा जी बन रहे हैं और ये दिवाकर गुप्ता जी की जगह ले रहे हैं। तीसरी बात, आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में ये पता होनी चाहिए कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसके हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, और इसके प्रेसिडेंट मैंने आपको बता दिया मिस्टर सुगु अस्कावा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है मेरा, स्पोर्ट्स अड्डा साइन विच फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जो आपका क्वेश्चन है उसी में हिंट है कि वो एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, चारों ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं। आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ब्रेट ली। ठीक है, 14 जुलाई 2020 को इन्हें स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अनाउंस किया है। ठीक है, स्पोर्ट्स अड्डा एक साइट है जिस पर आपको क्या मिलेगा, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मिलेंगी स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, चाहे वो क्रिकेट है, कबड्डी है या कोई भी स्पोर्ट्स है, उसके रिगार्डिंग आपको न्यूज़ जो है इस वेबसाइट पर मिलती है। ये वेबसाइट एक ऑनलाइन वेबसाइट है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट फुली कॉन्टेक्ट लेंस कार पार्किंग। मैं आपको बता दूं कि ऐसा इंडिया का सबसे पहला एयरपोर्ट कौन सा है जिसने फर्स्ट कॉन्टेक्ट लेस कार पार्किंग जो है इसकी सुविधा लॉन्च की है। तो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, हैदराबाद, चंडीगढ़, दिल्ली या फिर मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद। ठीक है, और हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो है ये सुविधा लॉन्च की गई है। अब मैं आपको बता दूं 10 जुलाई को अब कौन सा एयरपोर्ट है, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फर्स्ट एवर फुली कॉन्टेक्ट लेंस एयरपोर्ट कार पार्किंग जो है वो ऑर्गेनाइज की गई। अब ये क्यों ये सुविधा दी जा रही है, क्योंकि आप सबको पता है कोविड-19 का टाइम है, जितना आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखेंगे उतना इस बीमारी को फैलने के चांसेस कम होंगे, इसलिए ये सुविधा जो है लॉन्च की गई है। इसमें जो पेमेंट्स हैं, जैसे कि कार पार्किंग के जो भी आपके चार्जेस होते हैं वो पेमेंट जो है वो फास्टैग के द्वारा आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये फास्टैग जो है ये कौन सी कंपनी ने इसमें अपनी हेल्प की है, तो वो है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो है फास्टैग से लिंक है और इनके द्वारा जो है आप अपनी पेमेंट्स ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको किसी के पास जाकर इसको अपने पैसे को पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको NPCI के बारे में पता होना चाहिए। NPCI जो है मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि इसके MD कौन है, तो दिलीप असवे जी, और इसका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला सवाल है, सुरेश अमनो का passed away at 68 due to COVID-19 इन्फेक्शन। तो सुरेश अमनोका जी का जो है वो देहांत हो गया है COVID-19 इन्फेक्शन के द्वारा। तो आपको बताना है कि सवाल इससे सिर्फ ये बनेगा कि ही इज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो ये कौन सी फील्ड से जो है वो रिलेट करते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स से, पॉलिटिशियन थे, राइटर थे, एक्टर थे। ठीक है, सवाल सिर्फ यही बनता है ऐसे सवालों से, न्यूज़ से, कि जैसे कोई भी क्रिकेटर है या किसी भी का भी देहांत होता है तो आपसे सिर्फ उसकी फील्ड के बारे में पूछा जाता है, या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर कंट्री तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, लेकिन आपको सिर्फ फील्ड बतानी है मुझे। ठीक है, मुझे इसका कमेंट डाउन में इसका आंसर कीजिए। स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे ये, पॉलिटिशियन थे, राइटर थे कि एक्टर थे? तो ये जो थे वो पॉलिटिशियन थे। ठीक है, ये हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं गोवा के। ठीक है, अगला सवाल आपको, जैसे कि इस न्यूज़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो है पहले हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं गोवा में। ठीक है, इनको कोविड-19 के कारण जो है इनका देहांत हुआ है और इनका जन्म जो है वो 15 मई 1952 को गोवा में ही हुआ था। अब अगर गोवा न्यूज़ में आ रहा है तो स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके यहाँ से बनेगा। इसकी कैपिटल क्या है, इसके CM कौन है, इसके गवर्नर कौन है, और इम्पॉर्टेंट सवाल ये बनते हैं कि वहाँ पर नेशनल पार्क्स हैं तो वो कौन से हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसकी कैपिटल पणजी है, CM प्रमोद सावंत हैं और इसके गवर्नर सत्यपाल मलिक जी हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ है मेरी, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज ग्लोबली सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो आप सबको मुझे बताना है कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो है इसे
कौन से दिन सेलिब्रेट जो है वो किया जाता है, तो इसे 15 जुलाई को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए, इसमें इम्पॉर्टेंट है थीम। तो इसका थीम जो था वो था स्किल्स फॉर रेजिलिएंट यूथ इन द एरा ऑफ कोविड-19 एंड बियॉन्ड। ठीक है, अब आपको जो है इसमें इम्पॉर्टेंट क्या बनेगा कि जो आपका वर्ल्ड यूथ स्किल डे है ये सेलिब्रेट कौन से दिन होता है, दूसरी बात किसका थीम क्या था। दोनों आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि ये जो डे सेलिब्रेट हो रहा है इसको सेलिब्रेट करवाता कौन है। तो इसे सेलिब्रेट कौन करवाता है, यूनेस्को एंड यूनिवॉक। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो आपको इसके डायरेक्टर और इसके हेडक्वार्टर कहाँ हैं ये पता होना चाहिए। जैसे कि एज यूजुअल मैं आपको सारी ही ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स और डायरेक्टर के बारे में बताती हूँ और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टैटिक जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको निगलेक्ट ना करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को ये शिकायत थी कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है, तो शायद से आपने जो सब्सक्राइब की साइड में बेल आइकन होता है उसको प्रेस नहीं किया है, प्लीज़ उसको प्रेस कीजिए और जो नोटिफिकेशन का सबसे ऑल वाला जो इसका ऑप्शन होता है उसको दबाइए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिले और सबसे पहले मिले। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और